sharing whiteboard. We will talk about whom? We will talk about Walt Whitman. Oh, Walt Whitman, जो वाल्ट व्हिटमैन है 1819 में पैदा हुए हैं, 1892 में इनकी मौत हुई है। 1892 में, 1819 में ही वाज बोर्न, डाइड इन 1892. So in this class we are taking whom? In this class we are taking Walt Whitman. He was born in 1819, died in 1892. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि उनके जो फादर थे वो एक फ्री थिंकर थे फ्रॉम इंग्लैंड, और उनके जो फादर थे उनका नाम वॉल्टर था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नंबर 1 पॉइंट, हिज फादर Walter was a free thinker. Walter. Walter was a free thinker. Thinker. उनके जो फादर थे वॉल्टर, वो एक फ्री थिंकर थे। ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा चीज की उनकी जो माँ रही हैं जिनका नाम था लूसी वैन वेल्जार। नेक्स्ट पॉइंट, हिज मदर हिज मदर लूसी, LAUSIE, लूसी वैन वेल्जार Lucy Van Welzer was Dutch Quaker. QUOKER को कर रही। तो यू विल कम टू नो कि यह एक पॉइंट रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि उनके जो फादर रहे वाल्टर, वो क्या थे? वाज अ फ्री थिंकर। ये बहुत बड़ी चीज नहीं कि वाज अ फ्री थिंकर, लेकिन एक चीज है कि हु वाज हिज फादर? वाल्टर, WALTER, दिस इज वाल्टर। एंड सेकेंड पॉइंट, उनकी जो मदर रही उनका क्या नाम रहा? लूसी वैन वेल्जार। लूसी वैन वेल्जार वाज डच कॉकर, मतलब डच फैमिली से बिलोंग कर रही थी। तो यू विल कम टू नो कि ये पॉइंट रहा है। और उनकी जो फैमिली थी, यू विल कम टू नो कि ठीक है, एक फ्री थिंकर फादर थे, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और फैमिली उनकी जो थी वो ब्रुकलिन मूव्ड की थी। तो ब्रुकलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो जगह थी जहां से उनका अर्ली करियर शुरू होता है। तो तीसरा पॉइंट, हिज फैमिली मूव्ड टू ब्रुकलिन, BROOKLYN। हिज फैमिली मूव्ड टू ब्रुकलिन। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो हम देखते हैं। दूसरा चीज की जो ब्रुकलिन है, ब्रुकलिन का काफी असर रहा वहां पे, चूंकि उनका अर्ली लाइफ बीता, उनका एलिमेंट्री एजुकेशन वहीं पर हुआ। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड, बट कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन एक और चीज है कि एट 23, फोर्थ पॉइंट, एट द एज ऑफ 23, we are talking about Walt Whitman at the age of
23 यू विल कम टू नो कि एट द एज ऑफ 23 उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर में जो है काम किया, जो न्यूयॉर्क से ही निकलता था। ही एडिटेड अ डेली न्यूज़पेपर। ही एडिटेड अ डेली न्यूज़पेपर इन न्यूयॉर्क। इन न्यूयॉर्क, इस पर्टिकुलर जगह को, कि वहां से भी उनका अपना जो एजुकेशन हुआ वह ब्रुकलिन में हुआ। फादर का नाम क्या रहा है? फादर का नाम वाल्टर रहा है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि माँ का नाम क्या था? माँ का नाम लूसी वैन वेजर रहा है। जो उनका अर्ली एजुकेशन ब्रुकलिन, उसके बाद जो है 19 एट द एज ऑफ 23 उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, वो भी न्यूयॉर्क से निकाला। इसके अलावा कई जगहों पर वो एडिटर के रूप में जो है काम करते रहे। जो ब्रुकलिन में भी द ब्रुकलिन के नाम से, द ईगल के नाम से, जो वहाँ का लीडिंग न्यूज़पेपर था। तो एक पॉइंट ये भी आप लिख लीजिए, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। ही आल्सो वर्कड ही आल्सो वर्कड एज एन एडिटर। ही आल्सो वर्कड एज एन एडिटर। उन्होंने एडिटर के रूप में भी काम किया। कहाँ पर काम किया? ही आल्सो वर्कड एज एन एडिटर दो न्यूज़पेपर में, खास करके द ब्रुकलिन एंड द ईगल, एज एन एडिटर फॉर द ब्रुकलिन, बी आर डबल ओ के एल वाई एन, ब्रुकलिन, क्लीन एंड द ईगल, ई ए जी एल ई, एंड द ईगल। So this is another important point. This is another important point you find. So what I want to say, what I want to tell you, you have to go with these points and remember what he did ultimately. Yeah, how did he start? He started his career एज एन एडिटर। और जब वो एडिटिंग का काम करना शुरू किए तो न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क में उन्होंने न्यूज़पेपर का काम किया, जो डेली न्यूज़पेपर था। उसके बाद जो है उन्होंने द ब्रुकलिन नाम का एक पेपर था, उसके एडिटर रहे, द ईगल के भी। तो एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ की शुरुआत की है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और जब शुरू में उनका जो जन्म हुआ था, वो वेस्ट हिल लॉन्ग आइलैंड एक जगह थी जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। लेकिन बाद में फैमिली ब्रुकलिन को मूव कर गई। तो ब्रुकलिन जगह का भी नाम और ब्रुकलिन के नाम से न्यूज़पेपर भी निकल रहा था। तो एक चीज ये देखने को मिलता। दूसरा चीज आप देखेंगे कि इसके अलावा मार्च में जो है उन्होंने 1850 में उन्होंने अपना अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोयम लिखा, जिसका नाम था ब्लड मनी। नेक्स्ट पॉइंट का, दैट इज आई थिंक सिक्स्थ पॉइंट। इन मार्च 1850 ही रोट फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोयम। और पोयम का नाम क्या था? ब्लड मनी। दिस वॉज द नेम ऑफ द पोयम। ये पोयम का नाम था ब्लड मनी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट में ये कि इनका एक और पोयम आता है जिसका नाम था
रिसर्जिमस। और यह जो रिसर्जिमस था, यह एक तरह से उनका जो फिलोसफिकल मॉडर्न पोयम लीव्स ऑफ ग्रास रहा है, उस पैटर्न पर लिखा गया था, या उसने उसको रास्ता तैयार किया। तो यू विल कम टू नो कि रिसर्जिमस, री SURGEMUE, yes, is a philosophical poem. फिलोसफिकल पोयम में रहा है, जिसने क्या किया कि philosophical poem which made the way for leaves of grass. लीव्स ऑफ ग्रास, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो जो इस पोयम में हमने बात किया है, वो क्या है? रिसर्जिमस। और जो रिसर्जिमस रहा है, वही फिलोसफिकल पोयम रही है, और जिसने रास्ता तैयार किया किसके लिए? लीव्स ऑफ ग्रास के लिए। मैं जानना चाहूंगी लीव्स ऑफ ग्रास क्यों फेमस रहा? फ्री वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, या पहली बार फ्री वर्स का यूज जो है इसी में हुआ है। एंड बहुत समय तक वो जो है पेपर की एडिटिंग करते रहे, पेपर बेचते रहे, और 1855 ईस्वी में पहला एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का आता है, जिसमें केवल 12 पोयम थी। उसके बाद सेकेंड एडिशन उसी साल फिर आता है, जो बहुत ज्यादा फिनेंशियली उनको हेल्प नहीं किया, लेकिन बाद में इसी लीव्स ऑफ ग्रास से उनकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी आती है। तो एट्थ पॉइंट आपको लिखना है, इन 1855 द फर्स्ट एडिशन, EDITION, एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, LEAVES, लीव्स ऑफ ग्रास, 1855 केम द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास केम। और ये कब की बात रही है? 1855 ईस्वी में। और इसमें जो पोयम थी, कितनी पोयम थी? 12 पोयम। इट हैज 12 पोयम। 12 पोयम। तो यू विल कम टू नो कि इसमें जो पोयम रही, कितनी पोयम रही? 12 पोयम्स रही है। और ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि 1855 ईस्वी में पहला एडिशन आया किसका? लीव्स ऑफ ग्रास। इट हैज 12, इट हैज 12 पोयम। एंड नाइन्थ पॉइंट, फ्री वर्स वाज यूज्ड, free verse was used for the first time, for the first time in this work। सेकेंड एडिशन आता है, लेकिन
ऐसा नहीं तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए या कुछ और चीजें हो गई, नो नॉट एट दैट। जो कंडीशन थी वो वैसी ही चल रही थी। उसके बाद आप देखेंगे कि 1861 ईस्वी में सिविल वार होता है अमेरिका में। 1862 ईस्वी में इनको बैटल फील्ड में भेजा जाता है वर्जीनिया के लिए, जहाँ पे ये अपने वुंडेड ब्रदर जॉर्ज की मदद करते हैं और उनके साथ वाशिंगटन में रुकते हैं एज अ वॉलंटियर नर्स इन हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक कि 10th पॉइंट। इन 1861 द सिविल वार वाज ब्रोकन आउट। द सिविल वार वाज ब्रोकन आउट। 1861 में जो है सिविल वार हम देखते हैं होता है। जब 1861 में सिविल वार होता है और 1862 में ये बैटल फील्ड में जाते हैं। इन 1862 he went in the battlefield in the battlefield in वर्जीनिया। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में जाते हैं टू हेल्प हिज wounded brother जॉर्ज। हिज wounded brother जॉर्ज, GEORG। वो अपने wounded ब्रदर जॉर्ज की हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि वाशिंगटन के एक हॉस्पिटल में रुकते भी हैं, आर्मी हॉस्पिटल में, एज अ वॉलंटियर नर्स एंड स्टेड ऑन इन एन आर्मी हॉस्पिटल एज वॉलंटियर नर्स इन वाशिंगटन। राइट डाउन, उसके बाद मैं आगे लिख रहा हूँ वाशिंगटन। या आई वॉज टेलिंग यू, कहाँ पे उन्होंने एज वॉलंटियर नर्स इन वाशिंगटन। WASHINGTON। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1865 he was appointed as clerk। In 1865 he was appointed as clerk
इन द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट, इन द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर, ऑफ द इंटीरियर। तो 1865 में उनको अपॉइंटमेंट किया गया था, किसमें? एज अ क्लार्क। अगर आप देखिए अभी तक उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, पेपर की एडिटिंग का। उसके बाद लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में आती है, बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ब्लैंक वर्ड्स का उन्होंने यूज किया। उसके पहले उन्होंने एक दो पोयम लिखा हुआ था। तो अभी वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन जब सिविल वार होता है और सिविल वार में उनको जाना पड़ता है, और उनके वुंडेड ब्रदर भी जॉर्ज थे जहाँ पे वो उनकी हेल्प करते हैं, और उसके बाद जो है वो आते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यू विल कम टू नो कि अल्टीमेटली व्हाट ही डिड, ही हेल्प दैट मैन, एंड हिज वुंडेड ब्रदर वाज इन हॉस्पिटल, ही स्टेड देयर एज अ वॉलंटियर नर्स, एक वॉलंटियर नर्स के रूप में वो वहां पे रुकते हैं, एंड ही ट्रीटेड हिम। So you will come to know कि when he started his journey as a journalist या as a poet, you will find that कि he struggled, he found difficulties, he was in difficulty, he was in hardship या problems में थे, तमाम चीजें। तो उन सारी चीजों को आप देखेंगे या उन सारी चीजों को आप पाएंगे। फिरोज भाई, so these are the things, these are the points which we find, या which we see. एंड नेक्स्ट पॉइंट यू विल कम टू नो कि आफ्टर इट, जब उनका इस तरह का प्रॉब्लम है या इस तरह की चीजों को देखते हैं, तो सो मेनी थिंग्स आप उसके अलावा देखते हैं कि वो जो है वर्जीनिया में किस तरह से रुके थे, एंड ही हेल्प्ड हिज वुंडेड ब्रदर जॉर्ज की बात यहाँ पे आई हुई है, एंड स्टेड इन आर्मी हॉस्पिटल। और वो भी आर्मी हॉस्पिटल में कहाँ पे रुके हुए थे? वॉशिंगटन में। तो दीज आर द हाईली सिग्निफिकेंट पॉइंट which you have to note down, which you have to go, yeah, you have to remember and recall it again and again. And I would like to tell you in 1861 अमेरिका का सिविल वॉर, और उसके बाद in 1862 he went where he went in the battlefield. After it you will come to know कि there are so many other things. 1855 में leaves of grass आया, and it has how many poems? 12 poems. and free verse was used for the first time. free verse जो है इसमें यूज किया गया। so what I want to say, what I want to tell you कि ये सारी चीजें, उसके पहले के सारे स्लाइड्स आई ऑलरेडी आई हैव गॉट। now this is the 11th point. now I would like to put here 12th point, 12th point। और जो उनको अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ क्लार्क, वहां से उनको डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पे भी चीज आपको ध्यान में रखना, ही वाज dismissed by his boss from service because of writing leaves of grass, because of writing leaves of grass। 1855। तो ये भी ध्यान में रखना है कि उनको जो क्लर्क की नौकरी मिली थी, तो वो उस वहां से जो है डिसमिस कर दिए गए थे, और डिसमिस इसलिए कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया था, एक जो पोयम लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास, इसको उन्होंने छुपाया था। या इस पोयम में हो सकता है सिविल वार को लेके बात रही हो, या पैट्रियोटिक जील यहाँ पे दिखाया रहा हो, क्योंकि वो कैप्टन, माई कैप्टन भी इसी का अ, अगर मैं कहूँ रहा है, वेन द लिलैक्स डोरियार्ड ब्लूम का हिस्सा रहा है। तो यू विल कम टू नो कि वो जो है उन्होंने क्या किया, उनको जो है यहाँ से निकाल दिया गया था।
तो ये चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, और वो चीज मैंने क्या हाईलाइट किया है कि लीव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है कि लीव्स ऑफ ग्रास की वजह से उनको वो किया गया था। उनको जो है क्या किया गया था जॉब से। ही वॉज डिसमिस्ड बाई हिज बॉस फ्रॉम सर्विस बिकॉज ऑफ राइटिंग लीव्स ऑफ ग्रास। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि वाई ही वॉज एक्सपेल्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, बिकॉज ही रोट इट। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विटमैन थे उनका एक पैशनेट फ्रेंडशिप था किससे, मिसेस एनी गिलक्रिस्ट से। नेक्स्ट पॉइंट करके, दिस इज द 13, मिसेस एनी ए डबल एन ई, मिसेस एनी गिलक्रिस्ट, मिसेस एनी गिलक्रिस्ट was her bosom friend. I'm using the word ki was her bosom friend, but what type of relation it was, you will come to know later on. और इस तरह की चीजें हम देखते हैं कब 1870 में। और कुछ और भी पोयम्स उनका आया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खास करके 1871 में। इन 1871 he wrote he wrote 1871 में उन्होंने लिखा दो इंपॉर्टेंट पोयम उनकी आई हुई है। एक तो डेमोक्रेटिक विस्टा एंड पैसेज टू इंडिया। ही रोट डेमोक्रेटिक विस्टा एंड अ पैसेज टू इंडिया। डेमोक्रेटिक विस्टा एंड अ पैसेज टू इंडिया ही रोट। डेमोक्रेटिक विस्टा एंड अ पैसेज टू इंडिया उन्होंने लिखा हुआ था। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। या मे आई नो व्हाट इज द टाइम? ओके 97, ओके 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 ओके। या आई विल टेक वन मोर स्लाइड, वन मोर स्लाइड आई विल टेक। अ पैसेज, PASSAG, अ पैसेज टू इंडिया। ये दोनों पोयम आपको एकदम नोट कर लेना, लर्न कर लेना। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पैसेज टू इंडिया किसका ये पोयम है। और आपको याद होगा पैसेज टू इंडिया नावेल भी रहा है। अ, और इस पोयम का नाम है पैसेज टू इंडिया, ना कि अ पैसेज टू इंडिया। मैंने क्या लिखवाया, अ पैसेज लिखवाया है, या मैंने अ पैसेज टू। और पोयम का नाम होना चाहिए पैसेज टू इंडिया। नावेल का नाम जो है वो अ पैसेज टू इंडिया है। और इसका क्या है, पोयम का क्या नाम है, पैसेज टू इंडिया। पोयम किसकी है, पोयम किसकी है, वाल्ट व्हिटमैन। नावेल किसका है, अब पैसेज टू इंडिया नावेल किसका है? सारिका मैडम, अब मैं क्या बताऊं। अगर अगर मैं छत पर से कूदा, मैं तीसरे फ्लोर पे हूँ और खिड़की खुली हुई, अगर मैं कूदा तो मैं आपका नाम लेके जाऊंगा, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। EM फास्टर इतनी बार पढ़ाए हैं, EM फास्टर, EM फास्टर, कॉलोनियल स्पिरिट, एडवर्ड मार्गन फास्टर का पैसेज टू इंडिया, लेकिन फिर भी नहीं। अच्छा आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। 1873, 1924 नावल का 1924 है और बाद में आई हुई है। जिस पोएम 1871,
This poem 1871 and novel 1924. 1873 में उनको पैरालिटिक अटैक स्ट्रोक हुआ था। इन 1873 in 1873 he had paralytic अटैक। 1873 में उनको पैरालिटिक स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक हुआ। उनकी माँ की मौत भी इसी समय होती है और यह उनकी लाइफ का बहुत ही डार्केस्ट पीरियड रहा है। और इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है रिचर्ड ब्यूक के द्वारा। 14 पॉइंट, रिचर्ड ब्यूक wrote biography on Whitman। मैं बस इतनी ही स्लाइड लूंगा, इतना ही चीजें मैंने आपको बता दिया है कि रिचर्ड ब्यूक रोट दिस पार्टिकुलर पॉइंट। मैं थोड़ा सा स्लाइड को बैक कर रहा हूँ। एक तो मैंने ये बताया कि 1873 में, जी, 1873 में उनको पैरालिटिक अटैक हुआ है। रिचर्ड रिचर्ड ब्यूक ने बायोग्राफी उनका लिखा हुआ है जो व्हिटमैन के ऊपर ही रहा है। एक व्हिटमैन केवल इन 1871 1871 में उनका दो एक इम्पोर्टेंट पोएम आता है, डेमोक्रेटिक विस्टा पैसेज टू इंडिया। मैं बार बार करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी लाइफ में एक अहम रोल अगर किसी ने किया, मिसेज एनी गिलक्रिस्ट ने किया था। मिसेज एनी गिलक्रिस्ट ने। ऑल दीज थिंग्स आई हैव डन। नाउ बायोग्राफिकल स्टडी, मोस्ट प्रोबेबली यू हैव डन बायोग्राफिकल स्टडी, और कल की क्लास में हम लोग उनके वर्क के बारे में कल से शुरू करेंगे। तो ठीक है, जस्ट एंडिंग।